अच्छा, आज हम एक पेपर ओ लेवल्स यानी 5054 का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कोर्स कंटेंट और बस टाइम का डिफरेंस है। आप आईजीसीएसई में देखा होगा, आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 आवर का टाइम है, तो थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, क्योंकि इन्हें टाइम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल रहा है। पैटर्न सेम है, क्वेश्चन सेम है। 23 का पेपर है तो न्यू पैटर्न का होगा, क्योंकि अब आप जैसे जैसे पुराने पेपर्स पे जाओगे, जिस तरह से हमने 22 के किए, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं इंक्लूड होते, तो ऑटोमेटिक फिर कट आउट होते हैं। तो इसलिए एक दो पेपर्स इसके भी ट्राई कर लेते हैं, तो आपको न्यू क्वेश्चंस मतलब आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम ये वाला पेपर देख लेते हैं। और ये मई जून का ही है। इन ओ लेवल्स 5054 में बेसिकली दो वेरिएंट्स होते हैं, और इनका पेपर वन कहलाता है। एमसीक्यूज आईजीसीएससी में टू होता है, इनका वन होता है, बस ये डिफरेंस है कोड का। और इनके सिर्फ दो वेरिएंट बनते हैं, आईजीसीएससी में तीन वेरिएंट्स बनते हैं। ठीक है, बाकी सेम 9.8 वैल्यू यहाँ पर भी यूज होगी, 23 ओनवर्ड्स। और बाकी अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन, अ स्टूडेंट विशेस टू मेजर डायरेक्टली द सर्कमफेरेंस ऑफ अ फुटबॉल, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट टू यूज। ठीक है, सरकमफेरेंस फुटबॉल का नोट करना है। और फुटबॉल से एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि कर्व सरफेस है, तो मीटर रूल तो यूज किया जा नहीं सकता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जो कर्व के साथ मोल्ड हो जाए इजीली, और मेजरिंग भी आपको प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो ये हमने एटीपी में भी प्रैक्टिस किया था कि जब भी कर्व सरफेस कोई होगा तो मेजरिंग टेप ही हम यूज करेंगे। और जो गिवन ऑप्शन है उसमें सबसे बेस्ट चॉइस यही है। रूलर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके साथ कर्व नहीं हो सकता, इस वजह से। और नंबर टू, विच इक्वेशन कंटेन्स टू वेक्टर क्वांटिटीज। दो वेक्टर क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, और दो वेक्टर क्वांटिटीज में से एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, इसमें एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, दोनों वेक्टर हैं। और सेकंड ऑप्शन में कुछ भी वेक्टर नहीं है। सी और डी में भी इसी तरह से आपको वेक्टर क्वांटिटीज नहीं मिल रही। तो ऑप्शन ए बेस्ट चॉइस, एक्सेलरेशन भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटीज एक ही ऑप्शन में। नंबर थ्री, फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एज शोन। अब यहाँ पर भी आप देखो, सेम इनके भी पास 90 डिग्री का क्वेश्चन है। ठीक है, विच डायग्राम शोज द रिजल्टेंट आर ऑफ दीज टू फोर्सेस। ये क्वेश्चंस भी आपने बहुत देखे हैं इस तरह के, कि इसमें जो रिजल्टेंट बनेगा वो सेंटर में ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस हेड टू टेल रूल वाइज ज्वाइन नहीं है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, तो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, ये उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए तो बेस्ट चॉइस आपको दिख ही रही है। बी में क्या है, हेड टू टेल रूल की वाला जो है वो रिजल्टेंट शो किया है, वो नहीं हो सकता। सी में बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये प्रॉब्लम है। डी भी अगेन हेड टू टेल रूल कॉम्बिनेशन शो किया है। तो सिंपल सा ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको पता है। नेक्स्ट, नंबर फोर, अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी ऑफ अ कार इज शोन, व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी। ठीक है, अच्छा, स्पीड टाइम गिवन है, और इससे बिल्कुल मैच करते हुए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताने के कौन सा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन आपको देगा। अब जैसे यहाँ पर हम देखें, तो कांस्टेंट स्पीड का चेंज विद कांस्टेंट टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें इस ग्राफ से पता चल रही हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी है कि कौन सी हो सकती है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में आपको याद होगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, डिस्टेंस टाइम में। तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, और एक्सेलरेशन जहां पर बेसिकली प्रोड्यूस हो रही है कॉन्स्टेंटली, तो वहां पर स्पीड का इंक्रीज जो है वो शो करना है आपने, ठीक है, यानी थोड़ा सा कर्व आएगा, इंक्रीज शो करना है आपने। तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो इनिशियल ऐसा होगा और फाइनल ऐसा होगा, ठीक है, ये फर्स्ट सिचुएशन और ये सेकंड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने देखना है कि किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है। अच्छा, ऑप्शन ए में क्या है कि ग्राफ पहले बहुत स्टीप था, उसके बाद लेस स्टीप हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। हालांकि हमारे पास जो गिवन ग्राफ है उसमें इंक्रीज शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, लास्ट पार्ट सही है, शुरू वाला पार्ट गलत है, ठीक है। और बी में अगर आप देखो, तो बी में आपको ये चीज नजर आ रही है कि थोड़ा सा शुरू में इंक्रीजिंग की तरफ आया, फिर वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट मिल गया जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो बी बेस्ट चॉइस है। सी में अगेन डिक्रीजिंग, और ये तो रेस्ट शो कर दिया उन्होंने, ठीक है, ये भी रेस्ट शो कर दिया, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सी और डी दोनों गलत हैं, ऑप्शन बी। नंबर 5, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द अर्थ इज 9.8 न्यूटन पर केजी, और मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है 3.7 न्यूटन पर केजी। डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द मार्स इज 25। मतलब अर्थ पे भी 25 और मार्स पे भी 25। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद होगा कि ये आईजीसीएससी के भी 23 के किसी एक वेरिएंट में था, ठीक है। तो दोनों प्लैनेट्स पे वेट सेम है, इसका मतलब है दोनों का मास डिफरेंट होगा, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है, वहां पर मास कम होगा, यहाँ पे मास की वैल्यू कम होगी, और यहाँ पर मास की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तभी दोनों का वेट जो है वो बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें मास के बारे में नहीं पता कि मास कितना होना चाहिए, वेट के बारे में पता है सिर्फ। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे कर स्टार्ट करें? आपको फॉर्मूला पता है, W = mg ही यूज होना है, ठीक है। तो W = mg से ही कैलकुलेशन होगी। ठीक है। अच्छा, अब आप ये चेक करो, अगर कि यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं W = mg अर्थ पे, ठीक है, तो यहाँ पर मास की वैल्यू कितनी आ रही है, हम यहाँ पर चेक करते हैं। इसकी वैल्यू ऑफ जी है 9.8, और अगर हम मार्स की बात करें, 3.7, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है। अब दोनों में एक चीज क्लियर है कि दोनों में वेट जो है वो 25 है, ठीक है। और अब इसमें से आप दोनों की वैल्यूज को चेक कर लो, अगर जैसे लेट सपोज यहाँ पर वेट, अच्छा, इन्होंने ही लिखा हुआ है, एक चीज हमने यहाँ पे गलत डिस्कस की। द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 25, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हमने गलत स्टार्ट में रीड की,
इसका मतलब ये वेट ऑन अर्थ माइनस वेट ऑन मार्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है 25 के। तो एक इक्वेशन उन्होंने आपको दी है, ठीक है। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि दोनों का वेट का डिफरेंस 25 के इक्वल है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू 25 प्लस वेट ऑन मून। ठीक है, ये बात हो गई। अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और इसका बस मास को अब फाइंड आउट करना है कि मास कितना हो सकता है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो वेट ऑन अर्थ है, ठीक है, वेट ऑन अर्थ की जगह पर अब ये ME 9.8 है, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम आगे कंटिन्यू करें और इसके साथ मास लिख दिया लेट सपोज, और यहाँ पर जो है वो 3.7 मास लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद होगा ये कि दोनों के साथ m आ गया, ठीक है। तो अब पहले m की वैल्यूज को एक जगह पे जमा कर लेते हैं। 9.8 m माइनस 3.7 m। बस यहाँ पे अब थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होगी। 9.8 माइनस 3.7, 6.1, 25 डिवाइडेड बाय 6.1। ठीक है, तो 4.1 आंसर आ रहा है। ये सही। तो ये ऑब्जेक्ट का मास हमने यूज किया है और इससे आपको दोनों का डिफरेंस 25 न्यूटन के इक्वल मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और कैलकुलेशन। नंबर 6 था स्टूडेंट डिटरमाइंस द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल क्यूब। डेंसिटी फाइंड की है सॉलिड मेटल क्यूब की। विच पीस ऑफ इक्विपमेंट डज द स्टूडेंट यूज। ये भी कल वाले पेपर से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, उसमें डायग्राम बनाकर दी थी, इसमें सिर्फ आपसे वो थ्योरेटिकल पूछ रहे हैं। आपको ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जो मास और वॉल्यूम दे दे, ठीक है। मास के लिए तो बैलेंस यूज कर लेंगे हम, ठीक है। और वॉल्यूम के लिए अब आपने देखना है कि कौन सा इक्विपमेंट हेल्प कर सकता है। फोर्स मीटर हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ये वेट बताएगा। माइक्रोमीटर की कोई नीड नहीं है, और रूलर और मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, ये भी आपको हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। मास नहीं इसमें मिल रहा, तो ऑप्शन बी आपके पास चॉइस है, बैलेंस एंड अ रूलर, ठीक है। ठीक है, रूलर से आप एटलीस्ट जो है वो उसकी डेप्थ तो फाइंड आउट कर सकते हो वाटर की किसी भी कंटेनर में कितनी है, और उससे फिर आप उसका वॉल्यूम नोट कर सकते हो। तो ऑप्शन बी आपके पास ऐसा पेयर है जो डेंसिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 7। द डायग्राम शोज दी ओनली टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ ट्रॉली। दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं एक्टिंग ऑन अ ट्रॉली दैट इज एक्सेलरेटिंग एट दिस वैल्यू। व्हाट इज द मास ऑफ द ट्रॉली। ठीक है, मास ऑफ द ट्रॉली फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन गिवन है, और फोर्स की डायरेक्शन भी आपके सामने दो गिवन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट निकालेंगे सबसे पहले और फिर F इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू MA। 6 माइनस 3.6 इज इक्वल्स टू 2.7 डिवाइडेड बाय 0.12 इज इक्वल्स टू M, और 2.7
डिवाइडेड बाय 0.12, 22.5। अच्छा 3.6 था, 1 मिनट, मैंने 6.3 कंसिडर कर लिया से, तो थोड़ा दूर कर देते हैं। 6 - 3.6, 2.4 है। 2.4 डिवाइडेड बाय 0.12, 20। ऑप्शन सी। A spring is stretched to different lengths by a variable force. The graph shows how the size of the force depends on the length to which the spring is stretched। ठीक है। अब इन्होंने रिलेशन दिखा दिया फोर्स और स्प्रिंग की लेंथ का, 10 से स्टार्ट होकर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली स्ट्रेच होकर 30 तक चली गई 8 न्यूटन की फोर्स पे। सो व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट के आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्योंकि ग्राफ का ग्रेडियंट सेम है तो बहुत सिंपल सी बात है, एफ इक्वल्स टू के एक्स, और के इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स। तो एफ ओवर एक्स जो है वो बेसिकली आपको ग्राफ का ग्रेडियंट दे रहे हैं। ठीक है, जो कि इक्वल होगा के। तब आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, लेट सपोज हम इसमें से वैल्यू चूज कर लेते हैं। एक यहाँ पे कर लेते हैं, एक ये वाली वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई y1, ये हो गई y2, और यहाँ पर x1, और ये x2। ठीक है, इससे हम ग्रेडियंट इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 15, 0.4। ऑप्शन बी। ठीक है। A uniform horizontal beam pivoted at its right hand end in equilibrium. A force of 60 Newton acts vertically upward on the beam as shown। ठीक है, एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है डायग्राम में जैसे शो किया, और वेट जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, इजी है। तो सबसे पहले फोर्सेस तो आ गई यहाँ पर, ये F1 आ गई, और ये F2 कंसिडर कर लेते हैं हम, लेट सपोज, जो कि अननोन है। W भी लिख सकते हैं हम। तो एक रोटेशन जो आपको मिल रही है वो यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रही है, और एक रोटेशन जो है वो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज रोटेशन इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए फोर्स है 60, और उसका मोमेंट आर्म कंप्लीटली यूज करना है यहाँ से पिवट से यहाँ तक, लाइन ऑफ एक्शन तक, तो 20 + 30, 50। और एंटी क्लॉकवाइज सेंटर में है तो वो वैल्यू अननोन है, और 30।
तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद सिंपल आपको आंसर मिलेगा 100। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10। कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स acts on a moving object for a short amount of time, causing the momentum of the object to decrease। ठीक है, मोमेंटम जो है वो डिक्रीज हो रहा है और फॉर द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है। विच एक्सप्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट। तो टाइम के लिए कौन सा इसमें से लिंक बेस्ट रहेगा वो हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वैसे अगर फॉर्मूला भी आप इसमें से चेक कर लो कौन सा सही है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला सही है क्योंकि एफ इंटू टी इम्पल्स होता है और वो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम। तो ऑप्शन ए तो ठीक है। टाइम को आप वहां डिवाइड करा दो तो वो फोर्स की डेफिनेशन या टाइम की डेफिनेशन बन सकती है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। बी में है टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम बाय फोर्स। ठीक है, ये नहीं बन रहा। ये लिंक भी नहीं बन रहा, चेंज इन मोमेंटम होता है सिर्फ मोमेंटम नहीं। और ये लिंक भी नहीं बन रहा, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो बेस्ट ऑप्शन बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 11। A large stone is rolled onto a lorry using a ramp. The length of the ramp is small l. The stone is lifted at height h. The mass of the stone is m. The weight of the stone is w. Which expression is equals to the यूजफुल वर्क डन ऑन द स्टोन। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहे हैं बेसिकली। बस उसमें आइडेंटिफाई ये करना होता है कि आपने डिस्टेंस कौन सा कंसिडर करना है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला तो याद होता है एफ इंटू डी। सिर्फ चेक ये करना होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में कौन सी डिस्टेंस या कौन सा जो है वो सिंबल मेंशन किया है लेंथ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्मॉल एल की लेंथ है बेसिकली रैम की लेंथ, उस फॉर्म में जो है वो वर्क डन होगा। ठीक है, और दूसरा इन्होंने कहा है आपने इसको हाइट एच तक लिफ्ट किया और द मास ऑफ द स्टोन द वेट ऑफ दिस इक्वल्स टू द यूजफुल वर्क डन ऑन द स्टोन। ठीक है, अब यूजफुल वर्क डन के लिए आपने बताना है कि कौन सी इक्वेशन इसमें से बेस्ट होगी। अब बॉडी को जब हम यहाँ पर मूव करके लेकर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर W और H को अगर आप चेक करो, क्योंकि मास वाला फॉर्मूला तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इक्वल है mgh के, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके पास यूजफुल वर्क है क्योंकि इसकी वजह से जो है वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ पर डी में प्रॉब्लम क्या है कि फोर्स नहीं लिखा हुआ, डब्ल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अगर एफ इंटू एल होता तो सिंपल हम वर्क डन एफ इंटू एल को कंसिडर करते। तो इस वजह से W इंटू एच को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनाकर देगा आउटपुट में। और द डायग्राम शोज अ बर्निंग कैंडल विच एनर्जी स्टोर इज एसोसिएटेड विद द बर्निंग कैंडल। तो बर्निंग कैंडल के साथ कौन सी एनर्जी स्टोर जो है वो एसोसिएटेड है, सिंपल सी बात है केमिकल, क्योंकि यहाँ पे कंबशन रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी बेसिकली स्टोर होगी, बाकी तीनों तो दूर दूर तक भी इसके साथ मैच नहीं होती। तो ऑप्शन ए।
Number 13, an African elephant has a mass of 6,000 kg and each of its 4 feet has an area of 0.20 meters square. The gravitational field strength is 9.8. Average pressure due to the elephant find out करना है when it is standing stationary on all 4 feet on the level ground. अब 1 फीट का एरिया गिवन है, ठीक है, और टोटल 4 फीट जो है वो के बिल्कुल ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, रेस्ट स्टेट में। तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि सॉलिड का फॉर्मूला यूज करना है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, सॉरी मास गिवन है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो एरिया है यहाँ पर, 1 फीट का जो एरिया है वो 0.20 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चेक करना होगा कि 4 फीट्स का एरिया कितना बन रहा है, ठीक है, और फिर उसके साथ जो है वो कैलकुलेशन आपने करनी होगी। अच्छा, इसमें ईच ऑफ इट्स 4 फीट हैज एन एरिया। What is the average pressure due to the elephant when it is standing on all 4 feet on the level ground? तो सबसे पहले तो यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया के लिए फोर्स की जगह पर तो वेट को यूज करना है हमने, मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर 4 फीट्स, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 0.2। इसमें कैलकुलेशन, 1 मिनट, 0.8 बन रहा है ना ये, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अच्छा, ये क्योंकि एक उसमें फीट का एरिया था, हम्म, तो 4 मल्टीप्लाई करना था हमें 0.2 से, ताकि चारों फीट्स का एरिया आपको मिल जाए। सेवन थ्री फाइव डबल जीरो इसका मतलब है 73,500, जिसको आप ऑप्शन सी के इक्वल कर सकते हो राउंड ऑफ करके, 74,000 पास्कल्स, ठीक है, तो 74 किलो पास्कल्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो थर्मल सेक्शन से है। और थर्मल सेक्शन में क्वेश्चन देखते हैं, विच रॉड डिस्क्राइब्स द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है शेप एंड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
सो शेप तो फिक्स नहीं होता लिक्विड का, वॉल्यूम फिक्स होता है, जिस कंटेनर में भी रखेंगे उसी का वॉल्यूम वो सेम आपको शो करेगा। तो वॉल्यूम फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स्ड। और क्वेश्चन नंबर 15, which law shows how the forces and the distance between the particles in a solid generally compare with the forces and the distance in the liquid। तो सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करना है, सो फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स इन सॉलिड डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर होती हैं, और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड जो है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि लिक्विड से आपने कंपेयर करना है सॉलिड को। तो सॉलिड में स्ट्रॉन्गर फोर्स और स्मॉलर डिस्टेंस, ऑप्शन बी। अच्छा, अब यहाँ पे लेटेंट हीट यूज हो रहा है, तो लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट अब आपके इसमें नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं। इनके बाद अब बेसिक सा इंक्लूड है, तो इस वाले पार्ट को स्किप कर देते हैं। नंबर 17, a cold solid is placed on the top of a hot solid. Thermal energy is transferred from the hot solid to the cold one. What is the explanation for this? तो अब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन चेक करनी है कि आपने कोल्ड सॉलिड को जो है वो हॉट सॉलिड पे प्लेस किया, थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड वन। ठीक है, तो अब इसमें से चेक करना है कि कौन सी एक्सप्लेनेशन सही है। अ हॉट सॉलिड एक्सपेंड्स सो इट्स पार्टिकल विल मूव फर्दर अपार्ट। ठीक है, ऐसा तो नहीं है क्योंकि ऊपर वाला भी सॉलिड ही है। एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट, हीट ऑलवेज राइजेस। ठीक है, और उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव रैंडमली थ्रू द सॉलिड्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी बेस्ट चॉइस है। ठीक है, ऑप्शन बी। A house is to be thermally insulated to reduce the thermal energy loss and reduce fuel cost. Which type of thermal insulation pays back the cost of installation in the shortest time? अच्छा, इसमें सबकी जो है वो प्राइस मेंशन है। जैसे डबल ग्लेजिंग की बात करें तो उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो $7,000 है, और एनर्जी कॉस्ट सेविंग $400 पर ईयर है। इसी तरह से लॉफ्ट इंसुलेशन की बात करें तो $300 उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, और 3000, सॉरी, इतनी ही जो है वो सेविंग है पर ईयर। और फिर यहाँ पे 700, 200, 130, तो अलग अलग जो है वो रेट्स मेंशन है। ठीक है, तब आपने ये चेक करना है कि कौन सी इंस्टॉलेशन, कौन से सेटअप में आपको इंस्टॉलेशन जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपने यूज किए 7,000। ठीक है, और आपको पर ईयर बच रहा है 400। इसका मतलब है 7,000 डिवाइडेड बाय 400 अगर हम करें तो आपको 17.5 ईयर्स बाद आपका जो है वो पे बैक मिलेगा। ठीक है, जो कि बहुत ही लंबा टाइम है। और दूसरे में आप देखो तो आपको 1 ईयर में मिल गया। ठीक है, 300 ही किया था, 300 मिल गया। इसी तरह से 2,000 पर ईयर आपको मिल रहा है, सॉरी 200 है, तो 700 को डिवाइड करना है 200 से, तो 3.5 ईयर्स यहाँ भी लग गए। और इसी तरह से ये भी आपको 3 साल से ज्यादा ही लग जाएंगे। तो सबसे कम जो है वो 1 ईयर में मिल रहा है लॉफ्ट इंसुलेशन। ठीक है, लॉफ्ट इंसुलेशन में
सबसे जल्दी आपको पे बैक मिल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 19 मिरर से रिलेटेड है, यहाँ से वेव सेक्शन स्टार्ट हो गया। और इसमें भी आपने जो है वो इमेज की पॉसिबल पोजीशन बतानी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बी पर जो है वो इमेज बनेगी सेम डिस्टेंस, और जो है वो एंगल भी यहाँ से मैच हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो बेस्ट चॉइस है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20। Light is incident on a mirror at an angle of 45 degrees. As shown, the mirror can be rotated about an axis into the page through point X. The mirror is rotated until the light is reflected back along its original path. Through which angle is the mirror rotated? ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मिरर रोटेट हो सकता है, और एंगल जो है वो अभी 45 का है, और पॉइंट एक्स जो है उसके अराउंड जो है वो रोटेट आप कर सकते हो उसे। द मिरर इज रोटेटेड अंटिल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। तो ओरिजिनल पाथ पे लाइट जब रिफ्लेक्ट बैक होगी, वो आपने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा एंगल होगा कि जिस पे हम इसे रोटेट करें, और आपको जो है वो सेम लाइट जो है वो बाउंस बैक होकर मिल जाए। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन इजी है। बेसिकली इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि लाइट जब बाउंस बैक होगी, तो लाइट सिर्फ एक ही कंडीशन में बाउंस बैक हो सकती है, जब उसके सामने का जो सरफेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, प्लेन हो, ताकि वो बिल्कुल उससे स्ट्रेट बाउंस बैक कर दे। ठीक है। तो इसे हमें बिल्कुल वर्टिकल करना पड़ेगा। ये जब ये बिल्कुल वर्टिकल होगा तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट बाउंस होगी, और रिफ्लेक्ट बैक भी उसी तरह से वापस आ जाएगी। तो इस मिरर को इस पोजीशन में लेकर आना होगा। ठीक है। तो 45 डिग्रीज पर वो अभी है। 45 डिग्रीज आप और रोटेट कर दोगे, कंप्लीटली 90 डिग्री पर आ जाएगा। तो 90 डिग्रीज का मतलब ये हुआ कि 45 आपने इसे और रोटेट करना है, और जो रोटेशन होगी वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्लॉकवाइज कंटिन्यू करेंगे, और ये इक्वल होगी 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 21। A ray of light is incident on a plastic block in air at an angle of incidence I. The refractive index of the plastic is n. The ray refracts along the plastic air boundary when it reaches x. अच्छा, अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर मार्क्ड है, और दूसरी साइड पर जो एंगल है वो 41 बन रहा है। ठीक है। और इन्होंने कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और प्लास्टिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। सो व्हेन इट रीचेस एक्स, द लाइट रे रिफ्रैक्ट्स अलोंग द प्लास्टिक एयर बाउंड्री व्हेन इट रीचेस एक्स, सो विच इक्वेशन इज करेक्ट? तो अब ये इक्वेशन है, इसमें से आपने देखना है कौन सी करेक्ट होगी। ठीक है। यहाँ पर एंगल जो है वो 90 के साथ मेजर किया है, ये वाला एंगल भी और ये वाला, तो कम्प्लीटली 90 डिग्री पर ही बेंड हो गया। ठीक है, बाहर आने के बाद। तो अब इसमें से आपने देखना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो आपके लिए बेस्ट होगी यहाँ पर।
अब इसमें बस एक क्वांटिटी ऐसी है जो आपको नहीं पता, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर पता चल जाएगा तो आपके पास कंप्लीट जो है वो वैल्यूज मार्क हो जाएंगी इसमें। ठीक है। अब इन्होंने ऑप्शन ए में लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू साइन 41/n। ठीक है। और इसमें आपको एक चीज पता है कि जब लाइट एयर से डेंस मीडियम में जाती है तो जो ग्रेटर एंगल होता है वो इंसिडेंस का होता है, और ग्रेटर एंगल को ऊपर रखा जाता है। तो n इज इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन 41 होना चाहिए। ठीक है। डेफिनेटली 41 जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। और जब ये 41 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वल होगा साइन आई। ठीक है। तो साइन आई हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन गलत है, साइन आई इज इक्वल्स टू, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी सही है। और इसमें जो है वो 49 चूज किया एंगल, जबकि 49 तो वो आगे पॉइंट के लिए मैच करेगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट चॉइस है, जिससे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट कर सकते हो, और ये इक्वेशन आपको आउटपुट रिजल्ट भी मेंशन कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायग्राम शोज व्हाइट लाइट एंटरिंग अ प्रिज्म। प्रिज्म में व्हाइट लाइट एंटर हो रही है। व्हाट हैपेंस एट पॉइंट एक्स एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक्स द स्क्रीन एट पॉइंट जेड। तो पॉइंट जेड जो है उसकी बात हो रही है, और व्हाट हैपेंस एट पॉइंट एक्स, ये आपने बताना है पॉइंट एक्स पर क्या हो रहा है। तो पॉइंट एक्स पर जो है वो सिंपल सी बात है कि व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है 7 डिफरेंट कलर्स में, तो उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है। और पॉइंट जेड पे आपने बताना है कौन सा कलर होगा, तो रेड सबसे टॉप पर जाता है। ठीक है। तो रेड यहाँ टॉप पर आएगा, ऑप्शन सी। ओके। और यहाँ पर जो है वो डिस्पर्शन हो रही है, और साथ में बेंडिंग भी हो रही है, यानी रिफ्रैक्शन भी हो रही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। रेड लाइट आपको टॉप पर मिल गई, और यहाँ से डिस्पर्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट भी मिल गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23। Which from names a region of the electromagnetic spectrum with a wavelength longer than that of the visible light and a region with a frequency that is greater than द विजिबल लाइट। सो विजिबल लाइट से जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है और वेवलेंथ ग्रेटर है, उस वैल्यू को जो है वो हमने मार्क करना है। आपको पता है अगर विजिबल लाइट सेंटर में होती है, तो अगर हम रेड वाले रीजन की तरफ जाएं तो इंफ्रारेड आएगा, माइक्रोवेव आएगा, और फिर आएगा रेडियो वेव्स। और अगर वायलेट वाले रीजन की तरफ जाएं तो अल्ट्रा वायलेट और एक्स रेज और गैमा रेज। ठीक है। ऑप्शन ए ठीक है। वेवलेंथ लॉन्गर देन विजिबल लाइट इंफ्रारेड बिल्कुल सही है। और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन विजिबल लाइट अल्ट्रा वायलेट सही है। क्योंकि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर नहीं होती, माइक्रोवेव की ग्रेटर नहीं होती, इंफ्रारेड की ग्रेटर नहीं होती, ये लोग ग्रेटर वेवलेंथ की साइड पर होते हैं। तो ऑप्शन ए, ये वेवलेंथ वाइज ग्रेटर हो गई, और ये फ्रीक्वेंसी वाइज। Sound travel at different speeds in different states of matter. Which list gives the three states
ऑफ मैटर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है कि सबसे इसमें मेंशन करना है स्पीड ऑफ साउंड फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। ठीक है, तो सबसे स्लोएस्ट पहले आपने मेंशन करनी है, फिर सबसे फास्टेस्ट लास्ट में। तो ऑप्शन ए का आपने बिल्कुल सही, गैस में सबसे स्लो, लिक्विड में मीडियम, और सॉलिड में सबसे फास्टेस्ट। ठीक है। 25 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म। bar magnets are various non-magnet and are placed in the different arrangement shown. ऑप्शन डी। ओके। अच्छा, बार मैग्नेट्स हैं और कुछ नॉन मैग्नेट भी हैं और डीमैग्नेटाइज मेटल बार्स भी हैं, उन्हें प्लेस किया डिफरेंट अरेंजमेंट में। आपने बताना कि इन विच अरेंजमेंट डू द बार्स रिपल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी में आपको क्लियरली दिख रहा है नॉर्थ और नॉर्थ जो है वो साथ रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली चीज भी नहीं है। आपको देख के आइडेंटिफाई हो गया कि वो रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन 26 थोड़ा सा लेंथी है। यहाँ पर उन्होंने आपसे कहा स्टूडेंट यूजेस अ वुडन क्लैंप एंड अ स्टैंड टू होल्ड अ फ्रीली suspended bar magnet. The diagram shows in experiment 1 the student holds a bar magnet next to the suspended magnet. In experiment 2 the student holds an iron bar next to the suspended magnet, और थर्ड में स्टील बार नेक्स्ट टू द सस्पेंडेड मैग्नेट। तो तीनों में बेसिकली अलग अलग मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। अब आपने बताना इन विच एक्सपेरिमेंट डज द सस्पेंडेड मैग्नेट मूव। किस कंडीशन में सस्पेंडेड मैग्नेट मूव करेगा, बहुत सिंपल है। तो एक में जो है वो बार मैग्नेट होल्ड किया है, और एक में स्टील, और एक में आयरन। आपने कहा ऑप्शन ए 1 2 एंड 3। ठीक है। अब उन्होंने कंफ्यूज आपको बस इस तरह से कहा है कि एक में उन्होंने मैग्नेट दे दिया और दो में सिर्फ जो है वो मटेरियल्स दे दिए। ठीक है। अब भले मटेरियल हो, अब जैसे ये है, ये भी अट्रैक्ट करेंगे तो मैग्नेट मूव करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट मूव करेगा, ये अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट मूव करेगा, क्योंकि थ्रेड से तो सिर्फ मैग्नेट सस्पेंड हो रहा है और बाकी रॉड को तो हम होल्ड करेंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है होल्ड्स। तो डेफिनेटली मैग्नेट तो तीनों कंडीशन में मूव करेगा, 1 2 एंड 3, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। और ये वाला तो सबसे ज्यादा रिपीटेड है, ऑलमोस्ट हर साल में ये पूछते हैं इसके बारे में। दोबारा से प्लास्टिक रॉड और क्लॉथ का एक्सपेरिमेंट है, और इस बार क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सॉरी क्लॉथ पे। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रॉड ऑन टू द क्लॉथ। ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रॉड से क्लॉथ की तरह मूव कर रहे हैं। इसमें प्रोटॉन लिखा है, गलत है, प्रोटॉन लिखा है। और इसमें क्लॉथ ऑन टू द रॉड, इसमें तो दोनों नेगेटिव है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास बेस्ट चॉइस है। ऑब्जेक्ट एक्स इज स्टेशनरी and positively charged, it experiences a force due to field produced by a object y. The arrow shows the direction of the field produced by y. तो y की वजह से जो फील्ड है उसकी वजह से x जो है वो स्टेशनरी पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको फोर्स फील हो रही है। ठीक है, अब x भी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और y की फील्ड डायरेक्शन को आप बता सकते हो देखकर कि ये खुद भी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। वाई के बारे में हमें ऐसे पता चला क्योंकि उसकी फील्ड आउटसाइड है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और एक्स के बारे में तो उन्होंने ऑलरेडी आपको लिख कर दिया कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो जब रिपल्शन होगी तो रिपल्शन की वजह से ये राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, इट इज टुवर्ड्स द राइट बिकॉज इट इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही।
प्रीवियस एमसीक्यूज ये रहा। सर और ऊपर वो जो आयरन बार और फिर स्टील बार के साथ वाला था। ओके, तो इसमें ए है ना? इसमें ए है, क्योंकि अट्रैक्शन ऑलराइट। रिपल्शन होगी तो मूवमेंट दोनों कंडीशंस में होगी। सही। थैंक यू। Okay, so the diagram shows a battery of P 1.5 volt cells. What is an advantage of this arrangement of cells? ठीक है, अब आपने बताना है कि अरेंजमेंट के बारे में क्या एडवांटेज होगा। अब पैरेलल में हम यूज करते हैं तो आपको पता है आउटपुट तो सेम ही मिलता है। ठीक है, 1.5 1.5 1.5 है तो आउटपुट भी आपको 1.5 ही मिलेगा। वोल्ट मीटर 1.5 शो करेगा। सिर्फ इसका एडवांटेज ये होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट आपको काफी लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो सप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो उसमें वोल्टेज बढ़ जाता है और डेफिनेटली वो सारे वोल्टेज कंबाइन होकर मिलते हैं। तो इसमें बस आपको एडवांटेज यही मिलेगा कि लॉन्ग लास्टिंग होगा। The battery can supply current for a longer time than a single 1.5 volt cell. ऑप्शन ए सही है। एक सेल लगाएंगे तो वो डेफिनेटली जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। तीन सेल्स मिलकर आउटपुट में 1.5 देंगे तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टाइम 1.5 वोल्ट दे सकेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। अ पोटेंशियल डिवाइडर कंसिस्ट ऑफ अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर LDR एंड अ रेजिस्टर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, एक LDR है, 6 वोल्ट बैटरी है, आउटपुट आपको मिल रहा है 3 वोल्ट्स का। रेजिस्टेंस ऑफ द LDR आपने फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। अच्छा, इसमें बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज होता है। ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। LDR यहाँ पर कनेक्टेड है तो बेसिकली वो LDR की रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं और उन्होंने बताया कि आउटपुट जो है वो 3 वोल्ट्स मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है इज इक्वल्स टू, जिसके साथ वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, यहाँ पर आउटपुट है तो वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्टेड होगा। इसे हम ऊपर लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ LDR, ये न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में दोनों की रेजिस्टेंस का एडिशन शो करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ LDR प्लस 10,000 गिवन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनपुट। इनपुट जो है वो 6 है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इस तरह से। अब आउटपुट जो है वो 3 है और ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं है, इसे हम RLDR चलो पूरे ही लिख देते हैं। इनपुट है 6, तो 6 तो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी पूरा यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 3 डिवाइडेड बाय 6.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.5 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू, तो ये 0.5 जो रेजिस्टेंस है ये वहां जाकर माइनस होगी। ठीक है,
और एक चीज मैंने कम लिखी है यहाँ पे, 0.5 से इसको भी मल्टीप्लाई करना था, वो मैंने शो नहीं की। ये 10,000 भी 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, इज इक्वल्स टू आर एल डी आर। अब सही है। तो ये 0.5 जो आर वैल्यू है वहां जाकर माइनस हो जाएगी, और 10,000 को हाफ करेंगे, ये 5,000 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ ही बचेगी यहाँ पर। और 1 - 0.5 करेंगे तो 0.5 बचेगा, और 0.5 यहाँ पर आकर डिवाइड होगा जब 5,000 से, तो फिर ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है सेम आंसर मिल रहा है आपको 10,000। सही। अच्छा, वैसे ये आपको कैलकुलेशन वाइज दिखा दिया, लेकिन अगर आप इसको एक चीज देखो डायरेक्टली, तो 6 वोल्ट में से आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होता है। अब 3 वोल्ट एलडीआर को मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो बाकी 3 बचेगा वो ऊपर वाले के पास ही जाएगा, तो इसका मतलब है इसकी रेजिस्टेंस भी सेम ही है, तभी ये सेम वोल्ट ले रहा है। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन वाइज चेक कर लेना बेहतर है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन सेम वैल्यू का नहीं होता। क्योंकि ये सेम वोल्ट ले रहा है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस भी सेम होगी, क्योंकि सीरीज में तो डिवाइड होती है वोल्टेज की वैल्यू, तो जैसी रेजिस्टेंस वैसा वोल्टेज। तो इसलिए सेम आंसर आया 10,000। 31 है, 3 स्टूडेंट्स ईच सजेस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायरिंग लैम्प्स इन पैरेलल rather than in series। ठीक है। if one lamp breaks the other lamp stay light। ठीक है। the lamps can be switched on and off separately। ये भी सही है। the potential difference across each lamp is equals to the। ये भी सही है। तो पैरेलल में ये सारी चीजें जो है वो तीनों ही होती हैं। ठीक है, मतलब तीनों बातें उन्होंने सही लिखी हैं, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए। एक अगर फ्यूज हो जाए तो बाकी सब चलते रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहता है, और आप उनको अलग अलग ऑपरेट कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। व्हेन वायर डब्ल्यू सॉरी वायर एक्स वाई is moved downwards between the poles of a stationary magnet and EMF is produced across x and y। ठीक है, वायर को डाउनवर्ड लेकर गए हैं इस डायरेक्शन में, और पोल्स आपके पास यहाँ पर गिवन है। EMF is produced across x and y, which action produce an EMF across x and y in the opposite direction। x and y बेसिकली केबल, सॉरी जो वायर है उसकी दोनों एंड्स हैं x और y। अब आपसे पूछ रहे हैं which action produces an EMF across एक्स एंड वाई इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इसमें कुछ भी लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब आप डाउनवर्ड लेकर जाओगे तो किसी भी एक डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो सकता है। लेट सपोज इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है। तो अगर इसे ऑपोजिट करना हो, तो ऑपोजिट करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, इसकी मोमेंट आप चेंज कर दो। आप मोमेंट चेंज करोगे, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने नॉर्थ साउथ भी नहीं दिया। अगर आप नॉर्थ साउथ खुद करने के उसमें जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इस एक एमसीक्यू पे। आप इसको जर्नल उससे सॉल्व करके देखोगे, क्योंकि उन्होंने बात की है ऑपोजिट डायरेक्शन की। तो ऑपोजिट डायरेक्शन तभी होती है जब आप कोई एक क्वांटिटी ऑपोजिट कर दो। ठीक है, पोल्स का हमें नहीं पता कहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उनको इग्नोर करते हैं। तो हम डायरेक्ट मूवमेंट को चेंज कर दें तो करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है। ऑप्शन डी, मतलब वायर को हम ऊपर ले जाएं, मैग्नेट जैसा उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, उसके पोल्स चेंज नहीं कर रहे हम। सही है। ऑप्शन डी, क्वेश्चन 32 का। अच्छा, ये सीआरओ का टॉपिक है, इनके सिलेबस में थोड़ा सा पार्ट इंक्लूड है, और वैसे इतना मुश्किल नहीं है। एन एसी वोल्टेज इज डिस्प्लेस ऑन एन ऑसिलोस्कोप स्क्रीन। स्क्रीन पे बस आपके पास सिग्नल्स हैं,
और y गेन इज सेट एज 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब y एक्सेस और x एक्सेस आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, तो पर सेंटीमीटर आपको 2 वोल्ट मिल रहा है आउटपुट पे। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मीन पोजीशन है एक तरह से, और आपको पता है ये मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर आप ये चेक करो कि एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल है और मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे 2 बॉक्स कवर कर रहे हैं। 2 बॉक्स का मतलब 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर उन्होंने लिखा था कि 1 सेंटीमीटर में आप जो है वो 2 वोल्ट्स कवर कर रहे हो। तो हमारे पास तो यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर में ये डबल हो जाएंगे, 4 वोल्ट्स। सिंपल, ऑप्शन बी। ठीक है, उन्होंने मैक्सिमम वोल्टेज का पूछा इसलिए हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिया है वेव का, क्योंकि वहां पे वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। सिंपल। अच्छा, 34 से अब शुरू हो गया न्यूक्लियर, क्योंकि इसमें स्पेस फिजिक्स के क्वेश्चन भी होंगे। अच्छा, इसमें है द रिजल्ट ऑफ अ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज that a very small nucleus contains most of the matter in an atom but is scattered in this experiment। तो बेसिकली इसमें स्कैटर्ड क्या हो रहा था, बहुत सिंपल है, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी वही स्कैटर होगा। तो ऑप्शन ए गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। 35 एटम पी एंड क्यू आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। बहुत सिंपल सा है, हाउ डज द कॉम्पोजिशन ऑफ एन एटम ऑफ पी कंपेयर विद द कॉम्पोजिशन ऑफ एन एटम ऑफ क्यू। तो दोनों जो है वो एक ही एलिमेंट के आइसोटोप हैं, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, न्यूट्रॉन्स नंबर डिफरेंट होंगे। ऑप्शन सी। सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा उन्होंने आपसे। क्वेश्चन नंबर 36। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। एक एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है एक न्यूक्लियस, हाउ डू द प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूक्लियॉन नंबर चेंजेस। ठीक है, तो सिंपल सा है आइडिया, आपको पता है कि अल्फा हीलियम के इक्वल होता है 2He4। तो 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में फर्क आता है और 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में डिफरेंस आता है। तो प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय 2, न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीज बाय 4, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियॉन का पूछा है, न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों। ऑप्शन ए। 37। द डायग्राम shows the thickness of paper is measured during manufacture. If the sheet is too thick, fewer beta particles can reach the detector। तो अगर शीट थिक है तो बहुत कम बीटा पार्टिकल जो है वो डिटेक्टर तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पर बीटा सोर्स लगा हुआ है और वो डाउनवर्ड ट्रैवल करके डिटेक्टर तक आ रहे हैं, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि थिकनेस सेम है शीट की या डिफरेंट हो रही है। अगर रीडिंग कम हो रही है तो इसका मतलब शीट थिक हो गई, अगर रीडिंग बढ़ रही है तो इसका मतलब शीट थिन हो गई। तो अब वो पूछ रहे हैं कि हमने इसमें बीटा पार्टिकल क्यों यूज किया। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, अल्फा जो है वो पेपर से स्टॉप हो जाता है तो अल्फा यूज कर नहीं सकते, बीटा जो है वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। तो अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल स्टॉप्ड बाय द पेपर। ठीक है, गैमा में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि गैमा तो इजीली पेनिट्रेट कर लेता, तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको आउटपुट में कि आप कंपेयर कर सको थिकनेस की, क्योंकि वो बहुत माइनर सी भी थिकनेस हो सकती है चेंज। तो ऑप्शन ए। 38। A sample of tritium has a mass of 32 milligrams. Tritium has a half-life of 12 years. How much of the sample of tritium decays in 36 years? हाफ लाइफ इसकी 12 ईयर्स की है, 36 का मतलब है 3 हाफ लाइफ्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर 3 हाफ लाइफ्स होंगी।
और 3 हाफ लाइफ का मतलब ये कि 32 को आप 3 बार जो है वो हाफ कर लो। ये इक्वल होगा 4 के। ऑप्शन ए। अच्छा, इन्होंने पूछा हाउ मच सैंपल, सही है। तो 3 हाफ लाइफ्स के बाद जो है वो वैल्यू 4 मिलीग्राम्स आ रही है। ठीक है। तो हाउ मच ऑफ द सैंपल ऑफ ट्रीशियम डिकेज इन 36 ईयर्स। तो डिके कितना हुआ है ये बताना है। ठीक है, उन्होंने लेफ्ट का नहीं पूछा था। तो 3 4, ये जो बच रहा है ये तो हमारे पास बाकी है अभी। ठीक है, और 32 में से अगर आप 4 माइनस करो तो ये जो 28 है ये डिके हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला मास डिके हो गया, ये खत्म हो गया, अब ये नहीं है। तो ऑप्शन डी को टिक करना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा हाउ मच सैंपल ऑफ डिकेज। तो 28 मिलीग्राम डिके हो जाएगा, बाकी 4 मिलीग्राम्स बाकी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 अब स्पेस फिजिक्स से रिलेटेड है। और इसमें लिखा हुआ है इट टेक्स 27 days फॉर द मून टू ऑर्बिट द अर्थ, और द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द मून इज 3.8 एक्सपोनेंट 8। एवरेज ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी है। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला सिंपल है। ठीक है, बट डेज को कन्वर्ट करना होगा, बाकी कैलकुलेशन होगी सिंपल। तो स्पीड इज इक्वल्स टू 2 पाई r ओवर टाइम। 3.8 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय टाइम जो होगा वो 27 डेज का है। तो 27 डेज, और एक दिन में 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। 2 × 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3.8 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 27, 24 इंटू 1023। 1023 आंसर है, इसका मतलब है राउंड ऑफ 1000। और लास्ट पार्ट है, व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द स्टेबल स्टार। तो स्टेबल स्टार में हमें पता है फ्यूजन रिएक्शन होता है, और हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज हो जाता है हीलियम में। ऑप्शन डी, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गए इस पेपर के भी कंप्लीट।